हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की जो है इंडिकेटर्स ऑफ क्वालिटी लर्निंग। सो क्वालिटी लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप जो रटी रटाई इंफॉर्मेशन है बस उसे पढ़ लें, बट इसका मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट को समझना, जो आपने नॉलेज ली है उसको अप्लाई करना और क्रिटिकली सोचना, और साथ ही में वैल्यूज़ को डेवलप करना और लाइफ स्किल को इनकलकेट करना। सो हमें ये जानने के लिए कि जो लर्निंग है कि वो इफ़ेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही है, तो उसके लिए कुछ इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। अब इंडिकेटर्स क्या हैं? वो साइंस या मेजर्स होते हैं जो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लर्निंग हो रही है या नहीं हो रही है। ये जो इंडिकेटर्स हैं इसमें स्कूल का इन्वायरमेंट भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, करिकुलम भी आता है, साथ में जो हमारी टेक्स्ट बुक होती हैं, टीचिंग मेथड्स होते हैं, और टीचर की जो कॉम्पिटेंसी है, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन, फैमिली सपोर्ट और इवेलुएशन सिस्टम, इन सब को मिला के जो है एक गुड क्वालिटी ऑफ इंडिकेटर जो है वो बनाया जाता है। इन सब फैक्टर्स को देखा जाता है कि क्या जो हमारी लर्निंग है वो इफ़ेक्टिवली हो रही है या नहीं हो रही है। ये जो फैक्टर्स हैं, अगर वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे बच्चों के लिए, जहाँ पे जो स्टूडेंट है वो एकेडमिकली ग्रो करेगा, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगी, साथ ही में सोशल और मोरालिटी जैसी वैल्यूज़ भी इनकलकेट होंगी। इसीलिए जो इंडिकेटर्स होते हैं क्वालिटी लर्निंग के, ये हेल्प करते हैं कि हम जज कर सकें जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इससे ये इंश्योर होता है जो एजुकेशन है वो सिर्फ मार्क्स के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस करें। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस हम लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में। यहाँ पे हम जो है वो लर्निंग को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली जो डेफिनेशन थी वो दी है गैगने ने। ये बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, ये चेंज है ह्यूमन डिस्पोजिशन में या उसकी कैपेबिलिटीज़ में, जो कि वो रिटेन करता है। और ये एक ऐसा नहीं है कि बस सिंपली आपने बोल दिया, डिस्क्राइब कर दिया, बल्कि एक प्रोसेस होती है ग्रोथ की। फिर आती है क्रो एंड ग्रो। ये बोलता है कि जो लर्निंग है वो है एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। फिर आते हैं गेट्स एंड जर्शिल्ड। ये बोलते हैं कि लर्निंग क्या है, मॉडिफिकेशन है बिहेवियर की थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। सो हमने ऑलरेडी देख लिया कि जो इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी लर्निंग होते हैं उन वो क्या है, वो साइन है जिनको हम देख सकते हैं, जिससे ये शो होगा कि जो लर्निंग है इफेक्टिवली हुई है, डीपली बच्चे ने समझा है, मीनिंगफुल जो लर्निंग है वो हो रही है या ना नहीं हो रही है। ये जो इंडिकेटर्स हैं ये टीचर को हेल्प करते हैं कि वो सिर्फ बच्चे को मार्क्स, जो उनके जो नंबर आ रहे हैं या मार्क्स हैं उसी के ऊपर सिर्फ असेस ना करें, बल्कि रियल लर्निंग के ऊपर फोकस करें। अब फीचर्स क्या होते हैं क्वालिटी एजुकेशन के? सबसे पहला आता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे जो है सिर्फ रोट लर्निंग के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, यहाँ पे बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो लर्नर है वो ये समझ सके कि अगर कोई फिनोमिना हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, अगर कोई चीज़ होती है तो उसके पीछे का कारण क्या है। सिर्फ यहाँ पे बच्चे को ऐसा नहीं कि आपने डेफिनेशन रटा दी बस हो गया, बट आप उसको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे और वो भी उसके शब्दों में। ठीक है, साथ ही में वो जो है डिफ्रेंशिएट करे कि अगर कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं तो वो कैसे हैं, उनको कैसे समझना है। अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, मौसम बदलता रहता है, ठीक है, बट अब बच्चे को सिर्फ ये रटा रटाए नहीं बोल दिया कि ओके इस मंथ के बाद ये हो जाता है, उस मंथ के बाद वो हो जाता है। बच्चों को प्रैक्टिकली दिखाया कि अच्छा ठीक है, आप खुद एब्जॉर्व करो कि आपको कब जो है लगता है कि गर्मी लग रही है, कब लगता है कि सर्दी लग रही है। तो इसी तरह से बच्चे जो है वो सीजन चेंज सीखते हैं। फिर आता है सेकंड, एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज इन रियल लाइफ। अब जो क्वालिटी एजुकेशन है वो जो आपने पढ़ा है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, वो आप जो है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करें, उसके ऊपर फोकस करता है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, जैसे आपने मैथ्स के कुछ सीखा तो आप अपने जो एक्सपेंसेस है, जो आप डेली खर्चे कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है
क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है क्वालिटी एजुकेशन से होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पूछना सीख जाता है, वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाता है, साथ ही में बहुत सारी जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करना सीख जाता है, साथ ही में उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फिगर आउट करने में जाता है। अब जो है बच्चा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग सीखता है क्वालिटी एजुकेशन से। फिर आता है क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनल थिंकिंग। अब जो क्वालिटी लर्निंग है वो ये शो करती है कि बच्चे ने न्यू आइडियाज सीखे हैं, कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन बच्चा लेके आया है, कुछ इमेजिनेटिव वो जो कॉन्सेप्ट है वो सीख रहा है, कुछ क्रिएटिविटी जो है वो उसके अंदर आ रही है। इससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबल थिंकिंग बच्चे में आती है और वो जो है सिर्फ मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करते हैं बल्कि प्रैक्टिकल थिंकिंग के ऊपर भी फोकस करता है। फिर आता है पॉजिटिव एटीट्यूड एंड मोटिवेशन टू लर्न। सो जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं वो ये शो करते हैं कि बच्चे में क्यूरियोसिटी आ रही है, नहीं आ रही है, बच्चा जो है वो सीखने के लिए तैयार है कुछ की नहीं है, उसका इंटरेस्ट आ रहा है सब्जेक्ट में कि नहीं आ रहा है, साथ ही में कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है बच्चे की या नहीं। सो जो मोटिवेशन है वो ये शो करती है कि जो बच्चा है वो इंटरनली जो है वो कुछ सीखना चाहता है, ना कि जो है उसके ऊपर कोई फोर्सफुली जो है उसको कोई सिखाना चाहता है। फिर आता है एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट। अब जो स्टूडेंट है वो जो है वो सोचते रहते हैं अब अपनी लर्निंग के बारे में। तो अब यहाँ पे ये होता है कि अब जो बच्चे ने पढ़ा अब वो रिफ्लेक्ट करेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो मुझे समझ आया है कि या मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट है, अगर मेरे लिए वो कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसको मैं कैसे इम्प्रूव करूँगा। सो इससे क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन आती है बच्चे में। अगली जो फीचर है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब जो अ, हमारे क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं वो ये इंक्लूड करते हैं कि जो बच्चे के अंदर जो है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स आए, जिससे वो अपने आइडियाज़ को क्लियरली डिफाइन कर सके, सो दैट वो एक रेलिवेंट क्वेश्चन जो है वो पूछ सके, और उनके साथ ही उनकी जो वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव हो, और साथ ही में वो अपने आइडियाज़ को जो है अपने थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से जो अपने वर्ड्स में जो है एक्सप्रेस कर सकें। अब इससे क्या होता है, जो लर्निंग है वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में डेवलप होती है। नेक्स्ट फीचर इज कोलैबोरेशन एंड सोशल स्किल्स। स्टूडेंट्स जो है बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशन करते हैं बच्चे, टीम वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, पीयर लर्निंग होती है, और एक दूसरे के जो ओपिनियन है उसको वो वहाँ पे रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। ये क्या करता है, ये बताता है कि बच्चे में एक होलिस्टिक जो लर्निंग है वो हो रही है। फिर आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। अब जो बच्चे ने सीखा तो वो उस लर्निंग को जो है वो अप्लाई करेगा, ठीक है, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में। फॉर एग्जांपल बच्चे ने मैथ्स में डाटा हैंडलिंग सीख लिया, अब वो उसको साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें अप्लाई करेगा। अब फॉर एग्जांपल बच्चे ने जो है वो सोशल साइंसेज में रीडिंग करी, अब उससे क्या होगा, उसकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी, ठीक है। सो ट्रांसफ़र का मतलब ट्रू मास्टरी। फिर आता है कंसिस्टेंट इम्प्रूवमेंट। ये इंडिकेटर्स बताते हैं कि बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती जा रही है ओवर टाइम। कुछ ही जो है बच्चा कम एरर कर रहा है, उसमें कॉन्फिडेंस जो है आता जा रहा है, साथ ही में बच्चे का जो बिहेवियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो रही है। अब ये शो करता है कि जो लर्निंग है वो प्रोग्रेसिव है, मतलब धीरे 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 बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि वो उसमें स्टेग्नेशन आ गई है। फिर अगला फीचर है इमोशनल डेवलपमेंट। जो क्वालिटी लर्निंग है उससे बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है, इमोशनल रेगुलेशन जो है वो अच्छा होता है, एम्पैथी जैसी वैल्यू आती है। सो इससे क्या होता है, उनमें जो फियर होता है फेलियर का वो रिड्यूस होता है। सो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो जो है बच्चे को एज अ होल चाइल्ड जो है एज ए कंसीडर करती है, ऐसा नहीं है कि बस बच्चे के एकेडमिक के ऊपर ही फोकस करें। फिर फीचर आती है नेक्स्ट, वैल्यू एटीट्यूड्स एंड लाइफ स्किल्स। अब एक जो गुड लर्नर होता है वो ऑनेस्टी, कॉपरेशन, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स को जो है इनकलकेट करता है। सो यहाँ पे जो फोकस होता है बच्चों में वैल्यू बेस्ड लर्निंग जो है वो करवाई जाए। फिर आता है यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है बहुत सारे डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जिससे जो है उनकी इंफॉर्मेशन जो है और ज़्यादा डीप हो, और वो जो है डिजिटल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकें। फिर बच्चे में क्वालिटी लर्निंग से इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आती है,
जिससे वो एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, और दे फोकस ऑन वाई क्वेश्चन की कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, बस सुपरफिशियल आंसर्स के ऊपर वो फोकस नहीं करते। फिर आता है एबिलिटी टू कनेक्ट लर्निंग विद सोसाइटी। अब जो उसने सीखा है बच्चे ने, उसको वो अपनी जो सोशल सेटिंग है उसमें अप्लाई कर सके। जैसे इन्वायरमेंट का कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है कि पोल्यूशन हो रहा है, तो अपनी वो सोसाइटी में जाके जो है वो अवेयरनेस जनरेट क्रिएट कर सके। इससे क्या होता है, एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक वैल्यू जो है बच्चे में आती है। नाउ लेट्स सी द इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया स्कूल की बिल्डिंग। जो एक स्कूल है उसकी बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, सो दैट वो एक बच्चे को सेफ और पॉजिटिव लर्निंग स्पेस क्रिएट कर सके। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए बिल्डिंग में, क्लीन क्लासरूम होने चाहिए, जो पानी पीने वाला पानी है पीने के लिए साफ़ होना चाहिए, अलग अलग वॉशरूम्स होने चाहिए बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, और बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए। अब इससे होता क्या है, सो दैट कि जो लर्नर है वो एक सेफ और कंफर्टेबल स्पेस में जो है वो लर्निंग कर सके। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो जितने भी फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं स्कूल में वो इंक्लूड होती है, जैसे कि साइंस लैब्स, हमारी कंप्यूटर लैब्स, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, जहाँ पे बच्चे जो हैं टीचर अगर कुछ लिख रहा है तो उनको वो विजिबल हो सामने अच्छे से। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे जो है वो टीचिंग बेटर होगी। अगर टीचिंग बेटर होगी तो लर्निंग एक्सपीरियंस बेटर होगा। फिर आता है क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब जो एक अच्छा क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो क्या, उसमें क्या आता है कि वो पहले तो रूम क्लीन हो, वहाँ पे लाइट अच्छी हो, सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर हो, नॉइज जो है कम हो, और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। और जो बच्चा, अगर छोटा बच्चा है तो उसको चाइल्ड फ्रेंडली जो डेकोरेशन उस हिसाब से होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे का रूम होता है स्कूल में बहुत कलरफुल होता है। अब इससे होता क्या है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट जब क्रिएट किया जाएगा स्कूल में, तो बच्चे की जो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और इंटरेस्ट आएगा उसको लर्निंग में। फिर आता है स्कूल का इन्वायरमेंट, कि उसका कल्चर कैसा है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसा है, कि वहाँ उसको रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप वो बिल्ड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, स्कूल में डिसिप्लिन है या नहीं है, इमोशनल सेफ्टी है बच्चे को कि नहीं है, फ्रेंड्स वो बना पा रहा है, कॉपरेशन जैसी वैल्यू वो सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा, या फिर जो है बच्चे को बुली किया जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें जो है इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। अब इससे होता क्या है कि बच्चे जो है वो इमोशनली खुद को सेफ फील करते हैं, और इसीलिए जो है वो उनकी लर्निंग बेटर होती जाती है। फिर आता है स्कूल के प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल का रोल क्या है कि वो मोटिवेट करेंगे टीचर को, सो दैट कि एक स्मूथ फंक्शनिंग बनी रहे स्कूल में। वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, साथ ही में बच्चों में और टीचर दोनों में इनोवेशन जैसी जो है क्वालिटीज़ हैं उनको इनकलकेट करेंगे। अब इससे साथ में वो स्कूल और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बिल्ड करेंगे। अब इससे होता क्या है, अगर एक कोई अच्छा प्रिंसिपल है तो उससे क्या होगा, हाई क्वालिटी लर्निंग इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होगा। फिर आते हैं वहाँ के टीचर। वहाँ के टीचर क्यों एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हैं, क्योंकि अगर टीचर अच्छे नहीं होंगे तो लर्निंग अच्छी नहीं होने वाली। और टीचर में क्या होना चाहिए, उनके पास पूरे जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें जो सब्जेक्ट नॉलेज है उनके पास होनी चाहिए। वो जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स यूज़ करें, मोटिवेट करें बच्चों को। साथ ही में अब डिजिटल मीडिया है उसको यूज़ करें, प्रेजेंटेशन दिखाएं बच्चे को, और एक फेयर असेसमेंट जो है वो कंडक्ट करें। अब वही कि एक गुड टीचर है वो डायरेक्टली जो है बच्चे की लर्निंग आउटकम को खुद ही बढ़ा देता है। फिर आते हैं स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं लर्निंग क्वालिटी को। अब इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी जो है यहाँ पे क्या है कि बच्चों में इंटरेस्ट है लर्निंग के लिए कि नहीं है, पार्टिसिपेशन कैसा है उनका, उनका बिहेवियर अच्छा है या नहीं है, क्या वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं, क्या जो उनको टास्क दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो इससे क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव और जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है डीपली और मीनिंगफुली जो है वो लर्निंग करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। फिर आता है फैमिली। फैमिली सपोर्ट भी जो है स्टूडेंट के लिए जो बहुत ज़रूरी है, कि वो बच्चे के जो पेरेंट्स हैं कैसे, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वही एट द एंड होमवर्क कराएंगे बच्चे को, फिर वही जो है पॉजिटिव होम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, रेगुलर अटेंडेंस बच्चे की इंश्योर करेंगे कि बच्चा डेली स्कूल जाए, क्योंकि जो होम होता है वो फर्स्ट लर्निंग जो है होता है बच्चे के लिए। फिर आता है सोसाइटी। अब सोसाइटी जो है जिसमें बच्चा रहता है वो भी अफेक्ट करता है लर्निंग को, क्योंकि सोसाइटी से बच्चा सोशल वैल्यू सीखता है,
जो सोसाइटी है एक बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करती है, कल्चरल सपोर्ट मिलता है बच्चे को, साथ ही में जो कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट है वो भी स्कूल एक्टिविटीज़ में एक मेजर रोल प्ले करती है। ठीक है, इससे बच्चे में कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है वो आता है। फिर आता है करिकुलम। करिकुलम की क्या मतलब कि बच्चे ने क्या पढ़ना है। अगर एक जो अच्छा करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए रियल लाइफ में, उससे क्या होता है, डेवलप होती हैं स्किल्स और बच्चे की नॉलेज। इसी में साथ में वैल्यूज़ और लाइफ स्किल जैसी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए करिकुलम में। और इसी के साथ जो है, जो एक अच्छा करिकुलम है वो रोट लर्निंग को कम करता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि होलिस्टिक लर्निंग हो, ना कि सिर्फ बच्चा मेमोराइजेशन पे फोकस करे। फिर आता है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक क्या, सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और अप टू डेट होनी चाहिए और जेंडर इंक्लूसिव होनी चाहिए। और जो वहाँ टेक्स्ट बुक में लिखा है वो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल होना चाहिए। इससे क्या होता है, ये स्टूडेंट्स को ईजिली जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फिर आता है टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड जो है वो लर्निंग क्वालिटी को बहुत अफेक्ट करते हैं। और एक जो गुड टीचिंग मेथड है उसमें क्या आता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ग्रुप डिस्कशन, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट वर्क और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। यहाँ जो है वो स्टूडेंट अच्छे तरीके से याद करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आता है इवेल्युएशन सिस्टम। जो इवेल्युएशन है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, मल्टीपल टूल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए उसको। साथ ही में जो क्वालिटी इवेल्युएशन है वो हेल्प करती है टीचर को कि वो स्टूडेंट को समझ सकें कि स्टूडेंट को कहाँ पे वो उसका वीक पॉइंट है, क्या उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, सो दैट वो उसकी लर्निंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकें। फिर साइज ऑफ क्लासरूम और स्टूडेंट टीचर रेशो। अगर छोटे छोटे क्लासरूम बनाए जाएंगे तो टीचर जो है वो बेटर फोकस कर पाएंगे, इसीलिए क्लासरूम का साइज भी जो है मैटर करता है। आइडियल जो रेशो बताया गया है कि 30 स्टूडेंट्स पे 1 टीचर होना चाहिए। ठीक है। फिर लाइब्रेरी। अच्छी लाइब्रेरी में सारी बुक्स होनी चाहिए, रेफरेंस बुक होनी चाहिए, न्यूज़पेपर होना चाहिए, मैगजीन्स होनी चाहिए और डिजिटल रिसोर्सेज होने चाहिए। इससे क्या होगा, बच्चे में रीडिंग हैबिट आएगी, रिसर्च स्किल्स आएंगी, उसकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और इंडिपेंडेंट लर्निंग आएगी। फिर आता है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। अब गवर्नमेंट है टाइम टू टाइम जो है वो बहुत सारी पॉलिसीज़ लेके आती है सो दैट कि वो बच्चे की जो एजुकेशन है उसमें सुधार कर सके। जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था 2009 में, फिर मिड डे मील स्कीम थी, फिर समग्र शिक्षा अभियान आया था, फिर NCF 2005, अभी हमारे पास रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। और जो डिजिटल इंडिया डिफरेंट इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती रहती है, वो सारे के सारे जो हैं हमारे पास गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं। सो ये सारे जो प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, ये इंश्योर करते हैं कि जो लर्निंग है या टीचिंग है उसमें क्या हो, इक्विटी हो, एक्सेसिबल हो और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट होती रहे। टीचर की जो ट्रेनिंग है उस पर ध्यान दिया जाए और जो मॉडर्न टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको इंक्लूड किया जाए लर्निंग में। ठीक है। सो एट द एंड हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। ठीक है, कि आप जो आपने लिखा है उसको समराइज भी कर सकते हैं या फिर आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, कीप लर्निंग।